हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 3 स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। तो आज हम लोग इस सेट में सामान्य अध्ययन और विज्ञान के सारे प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग भी अपना आंसर करते रहिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख के अपने एग्जाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सकें। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है? अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए असम। तो असम में अहोम जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और आप लोग से ये भी पूछ लिया जाता है कि अहोम विद्रोह कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि अहोम विद्रोह जो है वो अहोम जनजाति के द्वारा ही अंग्रेजों के विरुद्ध किया जाता है। और ये कब किया जाता है? तो 1828 में, ठीक है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, दूसरे नंबर प्रश्न में। ये क्या कह रहा है? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? आपके पास ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग, बी है देवप्रयाग, सी है रुद्रप्रयाग और डी है गंगोत्री। तो इसका सही उत्तर आप लोग को क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। और तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अटलांटिका में अनुसंधान केंद्र के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है दक्षिण गंगोत्री, बी है यमुनोत्री, सी है उत्तरी गंगोत्री और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी गंगोत्री। तो भारत का कुल 3 अनुसंधान केंद्र है, कहाँ? तो अंटार्कटिका में। और उसमें पहला था दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा जो था वो था मैत्री, ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। दूसरा कौन था? तो मैत्री। और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है भारती। आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि टोटल 3 अनुसंधान केंद्र है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पे। क्या कह रहा है? लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? आपके पास ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिहार में। और ये बिहार के मधुबनी जिले में ये पेंटिंग होती है, इसीलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है या मिथिलांचल पेंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे। और 5वां नंबर का प्रश्न क्या है? भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? आपके पास ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है कोयम्बटूर, सी है नई दिल्ली और डी है सेलेम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ शहर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 पे। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका आपके पास ऑप्शन है ए 1970 ईस्वी, बी 1971 ईस्वी, सी 1972 ईस्वी और डी 1973 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी 1973 ईस्वी। तो क्या हुआ था? जो 1956 में आया था राज्य पुनर्गठन विधेयक, तो उसी के थ्रू क्या किया गया था? तो इसको भी संगठित किया गया था लक्षद्वीप को। मगर इसका जो नाम परिवर्तन करके लक्षद्वीप जो रखा गया वो रखा गया था आपका 1973 में, और तभी से ये प्रभावी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? आपके पास ऑप्शन है गृह मंत्री, बी है शासक दल के अध्यक्ष, सी है भारत के राष्ट्रपति और डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये अनुच्छेद 75 के तहत या 75 के अंतर्गत ये सारी बातें आती है क्या? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं और बाकी मंत्रियों किस प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बाकी मंत्रियों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो नियुक्त करते हैं और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत बाकी मंत्रियां काम करते हैं। ये सारी बातें किस में है? तो अनुच्छेद 75 में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 8 पे। और 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष को उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष और ऑप्शन डी है 20 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष सही उत्तर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के परामर्श से वो क्या करते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और उन्हें कम से कम 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारे 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? आपके पास ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी
6 अंग हैं, और वो 6 अंग कौन कौन से हैं? तो एक है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है न्याय परिषद और छठा है सचिवालय। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पे। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? आपके पास ऑप्शन ए है 1753 ईस्वी, बी है 1853 ईस्वी, सी है 1953 ईस्वी और डी है 1969 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर है 1853 ईस्वी में। और ये किसके काल में किया गया था, ये भी हम लोग से पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड कौन? डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में किया गया था। और इन्हीं के काल में डाक भी शुरू किया जाता है और टेलीग्राफ भी इन्हीं के समय में शुरू होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डाक। आप लोग याद रखिएगा, पहला डाक टिकट जो है वो 1 जुलाई 1952 को क्या किया गया? 1852 को चलाया गया था। और डाकघर जो है पहला वो अक्टूबर 1854 में बना था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 11 क्या है? पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? आपके पास ऑप्शन ए है एल्बुगो कैंडिडा, ऑप्शन बी है फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन सी है पाइथियम डिवेरियानम और ऑप्शन डी है फेरोनोस्पोल पैरासाइटिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या? फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। तो ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या करा है? संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो आपके पास ऑप्शन है 60वें संशोधन, ऑप्शन बी है 61वें संशोधन, ऑप्शन सी है 63वें संशोधन और ऑप्शन डी है 64वें संशोधन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, 61वें संशोधन। और ये 61वां संशोधन कब हुआ था? ये ईस्वी भी आप लोग याद रखिएगा, तो ये 1989 ईस्वी में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के टाइम में ये संशोधन किया गया था जिसमें 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है मतदान देने की आयु सीमा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो 13 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? आपके पास ऑप्शन है खजुराहो, ऑप्शन बी है अजंता गुफाएं, ऑप्शन सी है ताजमहल और ऑप्शन डी है कुतुब मीनार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, अजंता की गुफा जो है वो सबसे पुरानी है। ठीक है, और ये कब बनी थी? तो ये उत्तर गुप्त काल में बना था। ठीक है, और आप लोग को पता होगा ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, और कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस राजवंश के दौरान, क्या है 14 नंबर, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन ए है आपके पास गुप्त राजवंश, बी है पल्लव राजवंश, सी है चोल राजवंश और डी है चालुक्य राजवंश। तो 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पल्लव राजवंश। और पल्लव राजवंश के कौन से राजा थे? तो राजा का नाम था राज सिंह, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं राज सिंह को? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो उन्हीं के काल में ये महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 पे। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? आपके पास ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, बी है आयनन मंडल, सी है बहिर्मंडल और डी है समताप मंडल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल के अंदर ही होती है। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो 11 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 16 पे। 16 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? 16 नंबर का प्रश्न क्या है? मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैजिक सीड्स पुस्तक का लेखक हमसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है बी एस नायपॉल, बी है झुप्पा लाहिरी, सी है विक्रम सेठ और डी है साइरस मिस्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी एस नायपॉल जो थे वो इसके लेखक हैं। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये पुस्तक 2004 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 पे। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है? डेट्रॉइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन ए है वस्त्र, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है इस्पात और ऑप्शन डी है ऑटोमोबाइल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमोबाइल। देखिए ये
प्रश्न जो है हमारे पिछले सेट में भी आया हुआ है, पीछे के सेटों में, तो आप उसे भी जरूर देखें, जिससे आप लोगों को बार बार रिवीजन होगा और याद रखने में आसानी होगी। चलिए अगले प्रश्न पर, और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, और ये डिट्रॉइट शहर कहाँ है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ये शहर है। चलिए अब हम लोग 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं, और 18 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है। आपके पास ऑप्शन ए है आयात ज़्यादा हो जाएगा निर्यात से, ऑप्शन बी है आयात बराबर निर्यात, ऑप्शन सी है मुद्रास्फीति घट जाती है, ऑप्शन डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। जब आयात जो है वो निर्यात से बढ़ जाती है तो उसे अवांछनीय भुगतान कहा जाता है। तो इसमें देखिए हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे, जब निर्यात जो होती है आयात से अधिक होता है तो क्या कहते हैं, यह व्यापार अधिशेष कहलाता है। और वहीं जब निर्यात जो होती है वो आयात से कम हो जाती है तब क्या कहलाती है, तो व्यापार घाटा कहा जाता है। उसी को हम लोग अवांछनीय भुगतान संतुलन भी कहते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है। आपके पास ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है। और ठीक है, और इसी में आप लोग ये भी याद रखिएगा कि मौद्रिक नीति भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए है जनवरी 1952, ऑप्शन बी है अप्रैल 1952, सी है नवंबर 1950 और डी है नवंबर 1949। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पिछले सेटों में आई हुई क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा अस्तित्व में आई थी। ठीक है, और ये कब आई थी, तो आप लोग डेट याद रखिएगा 17 अप्रैल 1952 को, और 4 अप्रैल 1957 तक ये रही थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए है यूएसए का संविधान, ऑप्शन बी है सोवियत संघ या सोवियत रूस का संविधान, ऑप्शन सी है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें से लगभग 70% जो है अधिनियम हमारे संविधान में लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपके पास है नॉकरेक, ऑप्शन बी है मानस, ऑप्शन सी है सुंदरबन, ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये मन्नार की खाड़ी में है। ठीक है, और चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया। ऑप्शन ए है आपके पास कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है हैंसेन, ऑप्शन सी है जे.एस. मिल, ऑप्शन डी है शुम्पीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा शुम्पीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 24 नंबर पे, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। आपके पास ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई शहर बसाया गया था, जिसमें से एक फिरोजाबाद और कौन सा, तो फतेहाबाद, ये सारे शहर हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्न में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया। ऑप्शन ए है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप द्वीप समूह, ऑप्शन सी है मन्नार की खाड़ी और ऑप्शन डी है अंडमान द्वीप समूह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी को जो है वो मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा समुद्री पार्क घोषित किया गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न क्या है, अकबर का अभिरक्षक कौन था। ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है तानसेन, ऑप्शन सी है बैरम खां, ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन सी बैरम खां। और अकबर जो है वो 13 वर्ष की आयु में ही क्या होता है, तो ये राज सिंहासन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 पे, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। आपके पास ऑप्शन ए है 1516 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1556 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1761 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी। और ये किस बीच लड़ी गई थी ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो है वो बाबर, एक साइड कौन थे, तो बाबर थे। ठीक है, और दूसरी साइड कौन थे, तो इब्राहिम लोदी।
कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कब? 1526 ईस्वी में। और इसमें बाबर जो होते हैं, बाबर क्या होते हैं? तो बाबर विजय होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1526 ईस्वी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 28 पे। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों ने, क्या है? गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो आपके पास ऑप्शन ए है हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी है बुक्का प्रथम, और ऑप्शन डी है रेव रॉय द्वितीय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय के द्वारा ही गोवा को कब? तो 1380 में बहमनी साम्राज्य जो है आधिपत्य वाले दो प्रदेश को छीन लिया जाता है। कौन कौन से वो होते हैं? तो गोवा और बेलगाम। आप लोग ये याद रखिएगा, सिर्फ गोवा ही नहीं, बेलगाम को भी उस समय छीन लिया जाता है, और बाद में कोकन को भी ये लोग बहमनी से छीन लेते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 29 नंबर पे। गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है आपके पास ए प्रथम योजना, ऑप्शन बी है बी पांचवी योजना, सी चौथी योजना, डी दूसरी योजना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पांचवी योजना। तो ये 1971 में जो आम चुनाव हुए थे उसमें इंदिरा गांधी का ये नारा ही था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, और इसी को जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या रहता है? तो गरीबी उन्मूलन और स्वावलंबन की प्राप्ति इसका उद्देश्य रहता है। और ये पांचवी योजना जो है वो किसके द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो डी धर, इसके कौन? डी धर जो थे वो इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 30 पे। मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है आइसोबार, ऑप्शन बी है आइसोहेलिन, ऑप्शन सी है आइसोथर्म, और ऑप्शन डी है आइसोहाइल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, आइसोबार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है आतपन, आतपन यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ आपतन होना चाहिए था। बी है अवरक्त उष्मा, सी है सौर्य विकिरण, और डी है ताप विकिरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आतपन। ठीक, तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को ही आपतन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता। आपके पास ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है कम होती है, ऑप्शन सी है कोई बदलाव नहीं होता, और ऑप्शन डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र से जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो पौधों की या फिर पशुओं की जो है वो प्रजातियों की विविधता जो होती है वो बढ़ती जाती है, और सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, तो ये ध्रुवीय प्रदेश में ही पाई जाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। ध्रुवीय नहीं, ये विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है? आपके पास ऑप्शन ए है महिला समृद्धि योजना, बी है जवाहरलाल रोजगार योजना, सी है राष्ट्रीय महिला कोष, और डी है अंत्योदय योजना। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महिला समृद्धि योजना। और ये योजना कब लाई गई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1993। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, 1993 में ये योजना लाई गई थी। और इसमें क्या होता है? 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए डाकघर में उन्हें खाता खुलवाकर अपने बचत के पैसे को जमा करने का ये स्कीम था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक थे? आपके पास ऑप्शन है क्रिस्टोफर डैक, ऑप्शन बी है नील्स बोर, ऑप्शन सी है माइकल पुपिन, और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा ये खोज किया गया था। और कब किया गया था इसकी खोज? तो 1877 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 35 नंबर। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? आपके पास ऑप्शन है लिएंडर पेस, ऑप्शन बी है महेश भूपति, ऑप्शन सी है रमेश कृष्णन, और ऑप्शन डी है आनंद अमृतराज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, महेश भूपति जो हैं वो भारत के इकलौते ऐसे आप लोग कह सकते हैं कि भारत के पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में जीता है। और ये कौन से ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है, और ये इन्होंने मिश्रित श्रेणी में जीता है। और इनके उस समय पार्टनर कौन थे ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इनके युगल पार्टनर जो थे वो रिका हिराकी।
ठीक है। इनके साथ ही इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था और ये अभी तक कुल 4 बार जो हैं वो ग्रैंड स्लैम डबल्स खिताब जीत चुके हैं और 8 बार मिश्रित युगल। लेकिन अभी तक कोई भी भारतीय जो है वो सिंगल में, या आप लोग कह सकते हैं कि अभी तक कोई भी भारतीय जो है वो एकल वर्ग में ग्रैंड स्लैम नहीं जीते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 36 नंबर क्या कर रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। आपके पास ऑप्शन ए है नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन बी है राजस्व बोर्ड, ऑप्शन सी है अस्थायी परिषद और ऑप्शन डी है निदेशकों की अदालत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। और ये पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1784 ईस्वी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 पे। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पिछले सेट में आया था। ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर और डी है 30 जनवरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी परमिशन किन्होंने दी थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिया गया था, कब, 2007 में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 38 नंबर पे। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। आपके पास ऑप्शन है भाग 3, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी है संविधान में कहीं नहीं, ऑप्शन डी है प्रस्तावना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, संविधान में संघ का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या है, तो संघीय का मतलब होता है फेडरल, जो फेडरल का उपयोग कहीं भी नहीं हुआ है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में क्या उपयोग हुआ है, तो यूनियन का, या हम लोग कह सकते हैं क्या, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ये उपयोग किया गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 39 पे। निम्नलिखित में विषय इकाई को पहचानिए। आपके क्या है, विषम इकाई को पहचानना है। तो आपके पास ऑप्शन है लाल सागर, ऑप्शन बी है काला सागर, ऑप्शन सी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी है मृत सागर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल सागर। देखिए इसमें क्या है, काला सागर, मृत सागर या कैस्पियन सागर, ये सारी क्या है, तो झीलें हैं, जबकि लाल सागर जो है वो हमारे हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा लाल सागर। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा, तो 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है भारत रत्न, ऑप्शन बी है बुकर पुरस्कार, ऑप्शन सी है पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन डी है कोई भी पुरस्कार नहीं दिया, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बुकर पुरस्कार जो होता है वो उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत रत्न आप लोग जानते हैं कि किसे दिया जाता है, और पुलित्जर जो है ये आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आपके 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अरण्य राजस्थान में नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है सांभर वन्यजीव अभ्यारण्य, सी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। कहाँ, तो उत्तराखंड में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 42 पे। क्या कह रहा है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। आपके पास ऑप्शन है पटियाला में, ऑप्शन बी है ग्वालियर में, ऑप्शन सी है इंदौर में, ऑप्शन डी है झांसी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। और लक्ष्मीबाई की जो है जन्म कहाँ हुई थी, तो ये बनारस में हुई थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 43 पे। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है 50वां, ऑप्शन बी है 52वां, ऑप्शन सी है 60वां, ऑप्शन डी है 44वां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब हुआ था, तो ये 1985 में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा ही ये संशोधन किए गए थे दल बदल का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं वो जब चुने जाते हैं तो उसके 6 महीने के अंदर अगर वो किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लेते हैं, तो उसके बाद अगर वो किसी पार्टी में मिलते हैं तो उनकी सदस्यता भी खत्म हो जाती है। ये भी इसी दल बदल में शामिल है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 44। काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में देश सदस्य होते हैं। तो आपको बताना है कि काला सागर आर्थिक सहयोग में कुल कितने देश शामिल हैं। तो इसका आपके पास ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें कुल 12 देश हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग और इसका मुख्यालय भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय इस्तांबुल। आप लोग इस्तांबुल जानते होंगे, तो इस्तांबुल कहाँ है, तो इस्तांबुल जो है वो तुर्की की राजधानी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत
किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो आपके पास ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है ऑस्टिन और ऑप्शन डी है के टी शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के टी शाह। और के टी शाह जो हैं वो बिहार राज्य से संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 पे। 46 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देखिएगा। 1951 ईस्वी में अंजस पर या ANJUS पर के बीच हस्ताक्षर किए गए। आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और USA और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए A से ऑस्ट्रेलिया, NZ से न्यूजीलैंड और US से संयुक्त क्या हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका। ठीक है, तो ये हम हस्ताक्षर कब हुए थे तो 1951 में। और इसी तरह का एक और संगठन बना है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो AUKUS, ये क्या है ऑकूस। ठीक है, तो ए से क्या होता है ऑस्ट्रेलिया, UK से ब्रिटेन और US से अमेरिका। तो इनके द्वारा ऑकूस भी बनाया गया एक संगठन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 47 पे। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। आपके पास ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान और श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी है पाकिस्तान और ईरान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। तो और ये पाक संधि जो है ये कब हुआ था तो इस जल संधि का नाम जो है ये 1755 से 1763 के बीच मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे कौन तो रॉबर्ट पाक, उन्हीं के नाम पे जो है इस जल संधि का नाम रख दिया गया है पाक जल संधि। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले 48 नंबर का प्रश्न। इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान, डी है म्यांमार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। और सार्क का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, तो क्या होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और ये सार्क की मुख्यालय कहाँ है तो इसकी मुख्यालय जो है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1985। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में कहाँ तो ढाका बांग्लादेश में किया गया था 8 दिसंबर 1985 को। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 49 नंबर पे। 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है। ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है सरकार, ऑप्शन सी है फर्म, ऑप्शन डी है खरीदार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फर्म। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 50 नंबर। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा है ओपेक का सदस्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए है अंगोला, बी है लीबिया, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है अल्जीरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी दक्षिण अफ्रीका। और ओपेक का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, और इसमें ये जो है इसका कब गठन किया गया था तो इसकी स्थापना जो है वो 1960 में की गई थी। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा 1960 को की गई थी, नवंबर 1960 में। अब इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है तो वियना, कहाँ वियना में है इसका मुख्यालय। वियना कहाँ ऑस्ट्रिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और ये अगला प्रश्न हमारा जो आज का विज्ञान के सेक्शन से शुरू होता है और इसका पहला प्रश्न विज्ञान सेक्शन का जो आज का हमारा 51 नंबर का प्रश्न है। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्याओं वाले परमाणु को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है धन आयन, ऑप्शन बी है हिंग बोसोन, ऑप्शन सी है ऋण आयन और ऑप्शन डी है समस्थानिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 52 नंबर। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं। ऑप्शन ए है अल्जाइमर रोग, ऑप्शन बी है तानिका शोथ, ऑप्शन सी है मस्तिष्काघात और ऑप्शन डी है हंटिंगस्टन रोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हंटिंगस्टन रोग। ठीक है, आपका अब 53 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है 120/80 mmHg, ऑप्शन बी है 130/90 mmHg, ऑप्शन सी है 160/95 mmHg, ऑप्शन डी है कितना 80/120
mmHg। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 120/80 mmHg। तो 120 क्या होता है, 120 जो होता है वो प्रकुचन, जिसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। और 80 क्या होता है, तो प्रसरण चाप, जिसको हम लोग इसको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। तो 120 को सिस्टोलिक प्रेशर और 80 को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 54 पे। क्या है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? आपके पास ऑप्शन है वोल्टा, ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन सी है मैक्सवेला, ऑप्शन डी है रोएंटजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोल्ट के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, बैटरी का आविष्कार। और उन्हें बोल्ट को जो है वो मीथेन की खोजकर्ता भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन बी है मेन मेमोरी, ऑप्शन सी है कैशे, ऑप्शन डी है डिस्क। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कैशे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है रागी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मक्का। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 57 नंबर, LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? तो LHC का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड हैड्रॉन कॉलिडर, ऑप्शन बी है लॉन्ग हैवी कॉलिडर, ऑप्शन सी है लार्ज हाई कॉलिडर, ऑप्शन डी है लाइट हीट कॉलिडर। तो इसका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 58 पे। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया? तो आपके पास ऑप्शन ए है पास्चर, ऑप्शन बी है मिलर, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है सांगेर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका मिलर 58 का, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, मृग रचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विवर्तन, ऑप्शन बी है ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी है व्यक्तीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमें मृग मरीचिका दिखाई देती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 60 पे। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? ऑप्शन ए है बैगनी प्रकाश, ऑप्शन बी है हरित प्रकाश, ऑप्शन सी है पीत प्रकाश, और ऑप्शन डी है लाल प्रकाश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बैगनी। क्या होता है कि तीव्रतम गति के कारण लाल प्रकाश जो होता है वो न्यूनतम विचलन करता है, और अधिकतम गति के कारण बैगनी प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, न्यूनतम गति किसकी होती है, बैगनी की, जिस कारण ये ज़्यादा विचलन करता है, और कम, और क्या होता है, तो ज़्यादा गति होती है किसकी, लाल की, इसीलिए ये कम विचलन करता है। आप लोग देखते हैं ना, जब प्रिज्म से प्रकाश क्रॉस करता है तो 7 भाग में जब डिवाइड होता है तो सबका विचलन दिखता है ना, यही इसमें है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 61 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? आपके पास ऑप्शन ए है यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है, ऑप्शन बी है यह घोल को शक्ति देता है, ऑप्शन सी है यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है, ऑप्शन डी है साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये पृष्ठीय तनाव को क्या करता है, तो कम कर देता है। तो ए में क्या, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। क्या है, हेमिकॉर्डाटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? आपके पास ऑप्शन ए है प्राक वृक्क, ऑप्शन बी है मध्य वृक्क, ऑप्शन सी है पश्च वृक्क, ऑप्शन डी है कोशिका गुच्छ। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोशिका गुच्छ। चलिए अब हम लोग देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए है फॉस्फोरस, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है जस्ता, और ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम, ठीक है। और मानव हड्डी जो होता है एक ठोस और कठोर मजबूत संयोजी ऊतक के द्वारा बना होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 64 नंबर। क्या कर रहा है, वायु को संतृप्त कब माना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन ए है जब दाब न्यूनतम हो, ऑप्शन बी है जब इसकी मोटाई जो है अधिकतम हो, ऑप्शन सी है जब यह बंजर भूमि पर चलती हो, ऑप्शन डी है जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जब वायु में क्या होगा, जल वाष्प सबसे अधिक होगा या उससे ज़्यादा जल ग्रहण करने की क्षमता जो हो जाएगी वायु की खत्म हो जाएगी, तो वो संतृप्त कंडीशन कहलाता है। तो इसीलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 65।
रेक्टिफायर्स का उपयोग में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है कम वोल्टेज के लिए उच्च वोल्टेज, ऑप्शन बी है उच्च वोल्टेज के लिए कम वोल्टेज, ऑप्शन सी है डीसी से एसी और ऑप्शन डी है एसी से डीसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन क्या है। अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है हाइड्रोमेटलर्जी, ऑप्शन बी है पायरोमेटलर्जी, ऑप्शन सी है क्रायोमेटलर्जी, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पायरोमेटलर्जी। ठीक है, और पायरोमेटलर्जी को क्या कहते हैं? तो अग्नि धातु विज्ञान भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 67 नंबर। वह गुण क्या है या वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? आपके पास ऑप्शन ए है विवर्तन, बी है अपवर्तन, सी है ध्रुवन और डी है व्यतिकरण। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका, नहीं ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन। ध्रुवन जो है वो ध्वनि में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 68 पे। 68 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन ए है ठंड और नम स्थिति, ऑप्शन बी है गर्म और शुष्क स्थिति, ऑप्शन सी है ठंड और शुष्क स्थिति, ऑप्शन डी है गर्म और नम परिस्थितियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठंड व और शुष्क स्थिति में बीज को संरक्षित किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 69 नंबर पे। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आपके पास ऑप्शन है भ्रूणपोष, ऑप्शन बी है मध्य फल भित्ति, ऑप्शन सी है अंत फल भित्ति, ऑप्शन डी है बाह्य फल भित्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणपोष। ठीक है, और नारियल जो है वो एक किस तरह का फल है? तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं अस्थि फल या इसे हम लोग सत्य फल कहते हैं। ठीक है, और ये जो है नारियल जो है वो सत्य फल में नहीं आता है, ये अस्थि फल है, और सेब जो है वो असत्य फल में आता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 70 पे। और 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। आपके पास ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी है रेडियो ऊर्जा, ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा। तो 70 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, और यही विद्युत ऊर्जा तार के माध्यम से क्या करती है, तो परिवहन करती है, और फिर रिसीवर के पास जाके ये क्या होता है, तो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर। क्या है 71 नंबर का प्रश्न, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है निस्पंदन, ऑप्शन बी है अधिशोषण, ऑप्शन सी है अवशोषण, ऑप्शन डी है स्कंदन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन। पानी में मिले हुए कोलाइडी कण को स्कंदन द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 72 पे। यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है यूनी प्रोसेसर, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोसेसर, ऑप्शन सी है दोहरी प्रोसेसर, ऑप्शन डी है क्वाड कोड प्रोसेसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्टी प्रोसेसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 73 पे। 73 नंबर क्वेश्चन है एसएमपीएस का पूरा रूप क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है स्विच मोड बिजली की आपूर्ति, ऑप्शन बी है सिंपल मोड बिजली की आपूर्ति, ऑप्शन सी है भंडारण मोड बिजली की आपूर्ति, ऑप्शन डी है भंडारण मोड बिजली की कमी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच मोड बिजली की आपूर्ति जो हो जाएगा इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 74। और 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो यहाँ भी पूछ रहा है नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है रेडॉन, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है नियॉन। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। और कुल टोटल 6 अक्रिय गैस हैं जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन शामिल होते हैं। ठीक है, ये टोटल 6 अक्रिय गैस हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, और ये है 75 नंबर। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती है? आपके पास ऑप्शन है फेल्सपर, ऑप्शन बी है नीस, ऑप्शन सी है क्वार्टजाइट, ऑप्शन डी है संगमरमर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीस। क्या होता है, ग्रेनाइट जो होता है इसका रूपांतरण होकर ये नीस चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर हमारे
चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू इसे प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें और इसका PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।